प्रीलिम्स में एक सीक्रेट पैटर्न नोटिस किया है, ये कि यूपीएससी कभी-कभी एक ही कॉन्सेप्ट को ऑलमोस्ट वर्ड फॉर वर्ड बस कुछ सालों के गैप में दोबारा पूछता है। जरा इमेजिन कीजिए, आप एग्जाम हॉल में हैं और आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपने पहले से ही सॉल्व किया हो। ये तो फ्री मार्क्स का गिफ्ट हुआ ना। आज के इस सुपर स्पेशल हाई एनर्जी सेशन में हम एग्जैक्टली इसी फिनोमेना को डिकोड करने वाले हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसे पावर पैक्ड एनालिसिस आप तक पहुंचते रहें तो हमारी लर्निंग कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कीजिए। आप जानते हैं क्या करना है, सब्सक्राइब बटन दबाइए, इस सेशन को एक लाइक दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। आपका सपोर्ट ही इस इंजन को चलाता है। चलिए लर्निंग को ऑसम बनाते हैं। बिल्कुल। तो आज का मिशन ये है, हम इंडियन इकोनॉमी के एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक मनी एंड मनी सप्लाई को अच्छे से समझेंगे। हमारे पास 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तैयार हैं और हम हर एक को पीस बाय पीस डाइसेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली। सफर शुरू होगा 2016 के बिटकॉइन से, फिर हम 2018 में जाकर लीगल टेंडर मनी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम मनी मल्टीप्लायर के फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो 2019 में आया और फिर से 2021 में। हाँ, देखा, आई टोल्ड यू। वहां से हम 2020 के एक ट्रिकी क्वेश्चन पर आएंगे कि मनी सप्लाई अनचेंज्ड क्यों रहती है एक पर्टिकुलर सिनेरियो में। फिर ब्लैक मनी पर बात करेंगे और आखिर में हम फ्यूचर ऑफ मनी में जाएंगे, 2023 के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी सीबीडीसीज और 2024 के अपने डिजिटल रूपी के साथ। तो इस मैराथन के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए अपना पहला सवाल उठाते हैं सीधा साल 2016 से। क्वेश्चन है, with reference to bitcoins sometimes seen in the news, which of the following statements are correct? 1. Bitcoins are tracked by the central banks of the countries. 2. Anyone with a Bitcoin address can send and receive bitcoins from anyone else with a Bitcoin address. 3. Online payments can be sent without either side knowing the identity of the other. Select the correct answer using the code given below. A. 1 and 2 only. B. 2 and 3 only. C. 3 only. D. 1, 2 and 3. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है क्रिप्टो करेंसीज एंड देयर फंडामेंटल नेचर। ओके, चलो इसको आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ये बिटकॉइन आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में ये एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद रखना है दोस्त, वो है डिसेंट्रलाइज्ड। इसका मतलब है कि ये किसी एक एंटिटी जैसे कोई बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। हाँ, इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचते हैं। मान लीजिए आप ऑनलाइन एक वीडियो गेम खरीद रहे हैं। नॉर्मली आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, है ना? आप कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, फिर एक ओटीपी डालेंगे। यहाँ पर आपका बैंक एक मिडलमैन की तरह काम कर रहा है। लेकिन बिटकॉइन में ये बिल्कुल अलग है। आप सीधे अपने बिटकॉइन एड्रेस से सेलर के बिटकॉइन एड्रेस पर बिटकॉइंस भेज देते हैं। ये एक डायरेक्ट पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है। कोई बैंक नहीं, कोई मिडलमैन नहीं। समझे? परफेक्ट। अब आते हैं ऑप्शंस पर। असली खेल यही है। स्टेटमेंट 1 कहता है, बिटकॉइंस आर ट्रैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्रीज। अब जरा सोचिए, हमने अभी क्या डिस्कस किया? बिटकॉइन का कोर आइडिया ही डिसेंट्रलाइजेशन है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं। तो सेंट्रल बैंक का इसको ट्रैक करना इसके डेफिनेशन के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है। ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली 100% गलत है। और यही है हमारी एलिमिनेशन की। ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, याद रखना। अगर स्टेटमेंट 1 गलत है तो हम तुरंत ऑप्शंस ए और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखा, बस एक इंफॉर्मेशन से आप 50-50 पर आ गए। अब बस बी और सी बचे हैं। एग्जैक्टली। चलो अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। Anyone with a Bitcoin address can send and receive bitcoins from anyone else with a Bitcoin address. ये तो किसी भी पीयर टू पीयर नेटवर्क का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। जैसे ईमेल, अगर आपके पास एक ईमेल एड्रेस है तो आप किसी भी और ईमेल एड्रेस वाले को मेल भेज सकते हैं, सिंपल। तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं स्टेटमेंट 3 पर और ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये कहता है ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी सेंट विदाउट आइदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द अदर। ये एनोनिमिटी की बात कर रहा है। और हाँ, ये भी करेक्ट है, लेकिन एक छोटा सा नुआंस है। ट्रांजैक्शंस पूरी तरह एनोनिमस नहीं बल्कि सूडोनोमस होते हैं। इसका मतलब क्या है? हर ट्रांजैक्शन एक पब्लिक डिजिटल लेजर, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं, उस पर रिकॉर्ड होता है। तो ट्रांजैक्शन सबको दिखता है, लेकिन बिटकॉइन एड्रेसेस बस रैंडम कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग होते हैं। वो आपकी रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होते। और यही फीचर इसे प्राइवेसी कॉन्शियस लोगों और अनफॉर्चुनेटली गलत काम करने वालों दोनों के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। तो स्टेटमेंट्स 2 और 3 करेक्ट है। इसका मतलब हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी। कूल ना? ट्रिक बस बिटकॉइन की कोर फिलॉसफी को समझने में थी। मेमोरी हैक। बिटकॉइन को एक डिजिटल भूत की तरह इमेजिन कीजिए। ये इंटरनेट पर रहता है, इसका कोई एक बॉस, सेंट्रल बैंक नहीं है, और ये एक मास्क पहनकर स्यूडोनिमिटी ट्रांजैक्शंस कर सकता है। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, बिटकॉइन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन और स्यूडोनिमिटी ही रियलिटी है। तो सेंट्रल बैंक ट्रैकिंग एक ट्रैप है और डायरेक्ट पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस कोर कॉन्सेप्ट है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ओके, अगला सवाल है 2018 से। ये एक कोर कॉन्सेप्ट पर है। क्वेश्चन, which one of the following statements correctly describes the meaning of legal tender money? A, the money which is tendered in courts of law to defray the fee of legal cases. B, the money which a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claims. C, the bank money in the form of checks, drafts, bills of exchange, etc. D, the metallic money in circulation in a country. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है अंडरस्टैंडिंग द कोर डेफिनेशन ऑफ मनी। तो लीगल टेंडर क्या होता है?
ये बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है। लीगल टेंडर किसी भी देश का वो ऑफिशियल मीडियम ऑफ पेमेंट है जिसे कानून मान्यता देता है। और इसका सबसे जरूरी हिस्सा यह है, अगर आप किसी को कोई उधार चुकाने के लिए लीगल टेंडर ऑफर करते हैं तो वो उसे लेने से कानूनी तौर पर मना नहीं कर सकता। यहाँ कीवर्ड है कंपल्शन टू एक्सेप्ट। हाँ, इसका एक बहुत सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल है। आप एक दुकान पर गए, 450 रुपए का सामान खरीदा और आपने दुकानदार को 500 का नोट दिया। अब वो दुकानदार कानूनी तौर पर ही इज अंडर कंपल्शन उस नोट को एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य है। वो ये नहीं कह सकता, नहीं नहीं मैं 500 के नोट नहीं लेता। लेकिन सोचिए, अगर आप 450 रुपए का चेक देते हैं तो वो उसे बिल्कुल मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि चेक लीगल टेंडर नहीं है। चलिए अब ऑप्शंस की सर्जरी करते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि ये कोर्ट्स में लीगल केसेस के लिए इस्तेमाल होने वाला पैसा है। ये तो एक बहुत बहुत ही नैरो डेफिनेशन है। लीगल टेंडर तो पूरी इकोनॉमी में हर ट्रांजैक्शन के लिए होता है, सिर्फ कोर्ट फीस के लिए नहीं। तो ऑप्शन ए बाहर। अब ऑप्शन सी देखते हैं। ये बैंक मनी जैसे चेक्स, ड्राफ्ट्स एटसेट्रा की बात कर रहा है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में डिस्कस किया, एक व्यक्ति चेक लेने से मना कर सकता है। चेक्स ट्रस्ट पर चलते हैं, लीगल कंपल्शन पर नहीं। इस तरह की मनी को फ्यूडिशरी मनी भी कहते हैं। थोड़ी सी पेरिफेरल नॉलेज। फ्यूडिशरी लैटिन शब्द फ्यूड्यूशिया से आया है, जिसका मतलब है ट्रस्ट। तो क्योंकि ये ट्रस्ट पर बेस्ड है और रिफ्यूज किया जा सकता है, सी भी गलत है। अच्छा, अब ऑप्शन डी के बारे में क्या? ये कहता है मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन। इसका मतलब तो सिर्फ सिक्के हुए, लेकिन हमारे कागज के नोट्स का क्या? 10, 50, 500 रुपए के नोट्स, वो तो लीगल टेंडर का सबसे कॉमन फॉर्म है। तो ये ऑप्शन अधूरा है और इसलिए गलत है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, बी, द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है। इसमें कंपल्शन और सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स दोनों जरूरी आइडियाज आते हैं। तो बी ही हमारा विनर है। मेमोरी हैक, बस इस इक्वेशन को अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। लीगल टेंडर इक्वल्स लीगल कंपल्शन। अगर कानून आपको उसे एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करता है तो वो लीगल टेंडर है। सिंपल। मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, ऑप्शन बी कंसेप्चुअल विनर है। लीगल टेंडर सिर्फ कोर्ट्स या मेटल्स के बारे में नहीं है, ये पेमेंट के लिए उसे एक्सेप्ट करने की कानूनी जिम्मेदारी के बारे में है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 2019 का एक सवाल, इस पर खास ध्यान देना, ये एक रिकरिंग थीम है। क्वेश्चन: द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ए, इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो। बी, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। सी, इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। डी, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ब्रॉड माइक्रो थीम, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मनी सप्लाई। तो ये मनी मल्टीप्लायर क्या चीज है? सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है, पर असल में ये एक जादुई कॉन्सेप्ट है। ये बताता है कि कैसे बैंक में रखा एक इनिशियल डिपॉजिट इकोनॉमी की टोटल मनी सप्लाई में उससे कहीं ज्यादा का इंक्रीज ला सकता है। ये बैंक्स द्वारा मनी क्रिएशन का प्रोसेस है। हाँ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट किए। बैंक उस पैसे को बस लॉकर में बंद करके नहीं रखता। आरबीआई के नियमों के अनुसार उसे इसका एक छोटा हिस्सा रिजर्व में रखना होता है। मान लेते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट 10% है, तो बैंक 100 रुपए रखेगा और बाकी 900 रुपए लोन दे देगा। अब जिसने वो 900 रुपए उधार लिए वो उसे खर्च करेगा और वो पैसा घूमकर आखिरकार किसी और के थ्रू किसी दूसरे बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। फिर वो दूसरा बैंक 900 रुपए का 10% यानी 90 रुपए रखेगा और 810 रुपए आगे लोन दे देगा। ये साइकिल चलता रहता है और मेरा शुरुआती 1000 रुपए का डिपॉजिट इकोनॉमी में 10,000 रुपए तक की टोटल मनी सप्लाई क्रिएट कर सकता है। यही मल्टीप्लायर इफेक्ट है। सवाल पूछ रहा है कि ये मल्टीप्लायर इफेक्ट इंक्रीज कैसे होगा। चलिए ऑप्शंस एनालाइज करते हैं। ए और सी को एक साथ देखते हैं। इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो CRR एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। यहाँ थोड़ी पेरिफेरल नॉलेज ऐड करते हैं। CRR वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स है जो बैंक्स को RBI के पास कैश में रखना जरूरी है। SLR वो परसेंटेज है जो बैंक्स को लिक्विड एसेट्स जैसे कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मेंटेन करना पड़ता है। ये एक तरह से सिस्टम से लीकेज है। अगर आप CRR या SLR बढ़ाते हैं तो बैंक्स को ज्यादा पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा, मतलब उनके पास लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा। कम लेंडिंग का मतलब है कमजोर चेन रिएक्शन। तो CRR और SLR बढ़ाने से मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं। इसलिए ए और सी दोनों गलत है। ठीक है, अब ऑप्शन बी का क्या? इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। थोड़ा लॉजिक लगाओ दोस्त, क्या पॉपुलेशन बढ़ने से मनी मल्टीप्लायर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा? जरूरी नहीं है। क्या पता बढ़ी हुई पॉपुलेशन बैंक यूज ही ना करे और सारा कैश अपने पास रखें। इसमें कोई डायरेक्ट गारंटीड लिंक नहीं है। तो ये ऑप्शन बहुत वेग और इनकरेक्ट है। और अब आते हैं ऑप्शन बी पर, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। यही की है। जब लोगों की बैंकिंग हैबिट स्ट्रांग होती है तो वो अपना ज्यादा पैसा कैश में रखने के बजाय बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट करते हैं। इससे क्या होता है? बैंक्स को ज्यादा डिपॉजिट्स मिलते हैं। मोर डिपॉजिट्स का मतलब है उनके पास लोन देने के लिए ज्यादा कैपिटल है, और ज्यादा लेंडिंग एक स्ट्रॉन्गर मल्टीप्लायर इफेक्ट को फ्यूल करती है। ये इंजन में और फ्यूल डालने जैसा है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। मेमोरी हैक, इसे एक चेन रिएक्शन की तरह सोचिए।
More banking habit, more deposits in the system, more money for banks to lend, more money creation, higher money multiplier. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, मनी मल्टीप्लायर को बढ़ाने के लिए आपको बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा पैसा चैनल करना होगा। ज्यादा बैंकिंग हैबिट्स एग्जैक्टली यही करती हैं। CRR और SLR एक्सेलरेटर नहीं, ब्रेक्स का काम करते हैं। अब आते हैं 2020 के एक सुपर ट्रिकी क्वेश्चन पर। इससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से टेस्ट होगी। क्वेश्चन: If you withdraw 100,000 rupees in cash from your demand deposit account at your bank, the immediate effect on aggregate money supply in the economy will be A. To reduce it by 100,000 rupees, B. To increase it by 100,000 rupees, C. To increase it by more than 100,000 rupees, D. To leave it unchanged. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है द कॉम्पोजिशन ऑफ मनी सप्लाई, स्पेसिफिकली ब्रॉड मनी या M3। इसे सॉल्व करने से पहले हमें एग्रीगेट मनी सप्लाई का मतलब समझना होगा। इंडिया में हम अलग-अलग मेजर्स यूज करते हैं, जैसे M1, M2, M3 और M4। जब सवाल एग्रीगेट मनी सप्लाई कहता है तो आमतौर पर इसका मतलब M3 होता है, जिसे ब्रॉड मनी भी कहते हैं। तो M3 के कंपोनेंट्स क्या हैं? फॉर्मूला है M3 इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस TD प्लस OD। चलो इसे तोड़ते हैं। C इक्वल्स टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, आपके वॉलेट और घर में रखा कैश। DD इज इक्वल्स टू नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, आपके सेविंग्स और करंट अकाउंट्स का पैसा। TD इज इक्वल्स टू नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स या FDs। OD इज इक्वल्स टू अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। फैसिनेटिंग बात यह है कि M3 इकोनॉमी में एक गिवन पॉइंट इन टाइम पर टोटल स्टॉक ऑफ मनी को रिप्रेजेंट करता है। सवाल ये पूछ रहा है कि जब आप सिर्फ अपने अकाउंट से कैश निकालते हैं तो इस टोटल स्टॉक पर इमीडिएट इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, चलिए पैसे को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं। आप बैंक या ATM गए और 1 लाख रुपए कैश निकाला। ये कैश कहां से आया? आपके डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से। तो M3 के DD कंपोनेंट 1 लाख रुपए से कम हो गया। लेकिन क्या वो 1 लाख रुपए हवा में गायब हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपके बैंक अकाउंट से निकलकर आपकी जेब या आपके घर में आ गया। तो M3 का C कंपोनेंट यानी करेंसी विद द पब्लिक 1 लाख रुपए से बढ़ गया। और यही है मैजिक मोमेंट। एक कंपोनेंट DD 1 लाख से घटा और दूसरा कंपोनेंट C 1 लाख से बढ़ गया। तो टोटल M3 पर नेट इफेक्ट क्या हुआ? 0 माइनस 1 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए बराबर 0। एग्रीगेट मनी सप्लाई अनचेंज रहेगी। पैसा बस अपना रूप बदल रहा है। बैंक में डिजिटल मनी से हाथ में फिजिकल कैश बन गया है। ऑप्शंस A, B और C सभी ब्रिलियंट ट्रैप्स हैं। ये इन स्टूडेंट्स को पकड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक साइड देखते हैं। लेकिन याद रखिए, मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आपने पैसा बनाया या नष्ट नहीं किया, आपने बस उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो करेक्ट आंसर है D। मेमोरी हैक। पूरी मनी सप्लाई M3 को एक बड़ी सी पानी की बाल्टी की तरह विजुलाइज कीजिए। आपके बैंक अकाउंट DD उस बाल्टी के अंदर एक जग है और आपके हाथ में कैश C एक दूसरा जग है। आपने बस DD जग से थोड़ा पानी निकाला और उसे C जग में डाल दिया। बाल्टी में पानी की टोटल मात्रा बिल्कुल सेम रहती है। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, कैश निकालना सिर्फ पैसे का डिमांड डिपॉजिट्स DD से करेंसी विद द पब्लिक C में ट्रांसफॉर्मेशन है। इससे M3 का टोटल स्टॉक नहीं बढ़ता, इसलिए एग्रीगेट मनी सप्लाई अनचेंज्ड रहती है। चलिए अब 2021 में चलते हैं और एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो हमेशा खबरों में रहता है, ब्लैक मनी। Question: Which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government of India? A. Diversion of resources to the purchase of real estate and investment in luxury housing. B. Investment in unproductive activities and purchase of precious stones, jewelry, gold, etc. C. Large donations to political parties and growth of regionalism. D. Loss of revenue to the state exchequer due to tax evasion. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है द प्राइमरी इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ अ पैरेलल इकोनॉमी। पहले क्विक डेफिनेशन, ब्लैक मनी क्या है? सीधे शब्दों में ये कोई भी ऐसी इनकम है जिस पर सरकार को जरूरी टैक्स नहीं चुकाया गया है। ये इलीगल एक्टिविटीज से आ सकती है या लीगल एक्टिविटीज से भी आ सकती है जिनकी इनकम को टैक्स अथॉरिटीज से जानबूझकर छुपाया गया हो। हाँ, एक क्लासिक रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक प्रॉपर्टी डेवलपर ने 1 करोड़ का फ्लैट बेचा। ऑफिशियल सेल डीड पर उसने कीमत 60 लाख दिखाई, जिसका पेमेंट चेक से हुआ। बाकी के 40 लाख उसने कैश में अंडर द टेबल लिए। ये जो 40 लाख हैं जिनको कभी रिपोर्ट नहीं किया गया और जिन पर कोई टैक्स नहीं दिया गया, वही ब्लैक मनी है। अब यहाँ इस सवाल में एक ट्रिक है दोस्त, क्वेश्चन स्टेम को ध्यान से पढ़ो। ये मेन कॉज ऑफ वरी पूछ रहा है। चलो ऑप्शंस A, B और C को देखते हैं। लोग ब्लैक मनी से रियल एस्टेट और लग्जरी घर खरीदते हैं, हाँ करते हैं। वो इससे सोना और गहने खरीदते हैं, हाँ। ये कभी कभी पॉलिटिकल डोनेशंस के लिए यूज होता है, सच है। लेकिन क्या ये गवर्नमेंट की चिंता का मूल कारण है या ये उसके लक्षण है? ये सब तो ब्लैक मनी के परिणाम या इस्तेमाल है। एग्जैक्टली सवाल आपको फंडामेंटल प्रॉब्लम, इन सभी इश्यूज का सोर्स पहचानने के लिए कह रहा है। तो एक सेकंड सोचिए, ये सब चीजें होती क्यों हैं? क्योंकि पैसा फॉर्मल सिस्टम के बाहर है, और वो सिस्टम के बाहर क्यों है? क्योंकि उस पर टैक्स नहीं दिया गया। ब्लैक मनी बनाने का काम ही टैक्स एवेजन का काम है। तो ये हमें सीधे ऑप्शन डी पर ले जाता है, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचीकर ड्यू टू टैक्स एवेजन। यही फंडामेंटल समस्या है, यही चिंता का मुख्य कारण है। जब गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू ही नहीं मिलेगा तो वो सब कुछ फंड कैसे करेगी? वो सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल्स कैसे बनाएगी?
ये रेवेन्यू का लॉस गवर्नमेंट की काम करने की क्षमता को अपांग कर देता है। बाकी सभी ऑप्शंस इस मूल समस्या से पैदा होने वाले सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं। मेमोरी हैक, ब्लैक मनी को एक पेड़ की तरह सोचिए। इसके अलग अलग इस्तेमाल जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड खरीदना, ये सब पेड़ की शाखाएं और पत्ते हैं। लेकिन पेड़ की जड़ जो चीज उसे जीवन देती है वो है टैक्स इवेजन। सवाल आपको जड़ पहचानने के लिए कह रहा है, शाखाएं नहीं। मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, जबकि सारे ऑप्शंस नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, टैक्स इवेजन वो मूल बीमारी है जो सरकार को रेवेन्यू से वंचित करती है और इसे चिंता का सबसे बड़ा कारण बनाती है। बाकी सब तो बस लक्षण है। और हम वापस आ गए 2021 का ये सवाल देखिए, क्या ये जाना पहचाना लग रहा है? क्वेश्चन, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? A. Increase in the cash reserve ratio in the banks. B. Increase in the statutory liquidity ratio in the banks. C. Increase in the banking habit of the people. D. Increase in the population of the country. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है, द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्त, क्या ये डेजा वू है? बिल्कुल, ये वही सवाल है जो 2019 में आया था। सवाल वही, ऑप्शंस वही, बस ऑप्शंस का ऑर्डर थोड़ा सा बदल दिया है। 2019 में करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पर था, यहाँ ये ऑप्शन सी पर है। ये एक फ्री हिट है यूपीएससी की तरफ से उन सब के लिए, एक गिफ्ट जिन्होंने मेहनत से पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं। अगर आपने 2019 का पेपर सॉल्व किया होता तो आपको इसका जवाब 10 सेकंड से भी कम में पता होता। इसीलिए हम कहते हैं कि पीवाईक्यूज गोल्ड हैं। चलो, रीएनफोर्समेंट के लिए इसका लॉजिक एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंक्रीज इन सीआरआर और ऑप्शन बी इंक्रीज इन एसएलआर। जैसा हमने डिस्कस किया, ये रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं। इनको बढ़ाने से बैंक्स के पास लोन देने वाले फंड्स कम हो जाते हैं, जिससे मनी मल्टीप्लायर कम हो जाता है। तो ए और बी बाहर। ऑप्शन डी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, फिर से इसका कोई डायरेक्ट कॉजल लिंक नहीं है, ये एक इररेलेवेंट फैक्टर है, तो डी भी बाहर। और हमारे पास बचता है ऑप्शन सी, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। ये फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा पैसा लाता है, जिससे बैंक्स को लोन देने और पैसा क्रिएट करने की ज्यादा शक्ति मिलती है, और इससे मनी मल्टीप्लायर बढ़ता है। जवाब सी है, बिल्कुल 2019 की तरह। मेमोरी हैक, इसके लिए मेमोरी हैक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी के बारे में है। हैक ये है, PYQ इज इक्वल टू पोटेंशियल रिपीट क्वेश्चन। इन्हें पूरी शिद्दत से सॉल्व कीजिए। मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, ये सवाल एक डायरेक्ट रिपीट है। कंसेप्चुअली बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा पैसा मतलब बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट, और स्ट्रैटेजिकली इसका मतलब है कि आपकी तैयारी के लिए PYQs नॉन नेगोशिएबल है। ठीक है, चलिए अब भविष्य में चलते हैं 2023 के सवाल के साथ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज या CBDCs पर। क्वेश्चन, with reference to central bank digital currencies, consider the following statements. 1. It is possible to make payments in a digital currency without using US dollar or SWIFT system. 2. A digital currency can be distributed with a condition programmed into it, such as a time frame for spending it. Which of the statements given above is are correct? A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. neither 1 nor 2. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है, द एप्लीकेशन एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। पहले, यह CBDC है क्या? इसे किसी देश की फिजिकल करेंसी का डिजिटल वर्जन समझिए। तो डिजिटल रुपी हमारे पुराने रुपए के नोट का डिजिटल अवतार है। CBDC और बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा फर्क यह है कि CBDC सेंट्रलाइज्ड होती है। इसे देश का सेंट्रल बैंक, हमारे केस में RBI, इशू करता है और बैक करता है। ये लीगल टेंडर है। अब इस टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल के आधार पर स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है कि US डॉलर या स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल किए बिना पेमेंट्स करना संभव है। थोड़ी पेरिफेरल नॉलेज, स्विफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है जिसे बैंक्स इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स के लिए यूज करते हैं। इस पर US और उसके सहयोगियों का काफी दबदबा है। तो क्या CBDCs इसे बाईपास कर सकती हैं? बिल्कुल, यही उनका सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज है। दो देश, मान लीजिए इंडिया और रशिया, अपनी अपनी CBDCs का इस्तेमाल करके सीधे ट्रेड कर सकते हैं बिना अपनी करेंसी को US डॉलर में कन्वर्ट किए या स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल किए। ये सीधे US डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देता है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर, जो एक माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है। A digital currency can be distributed with a condition programmed into it. ये प्रोग्रामेबल मनी की बात कर रहा है। ये पॉलिसी मेकिंग के लिए एक गेम चेंजर है। कोविड-19 जैसी स्थिति इमेजिन कीजिए, जहां सरकार कंजम्पशन बढ़ाने के लिए लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देना चाहती है। CBDC के साथ सरकार एक ऐसी पेमेंट इशू कर सकती है जिसमें एक एक्सपायरी डेट प्रोग्राम्ड हो, जैसे 3 महीने। इससे लोग उस पैसे को जल्दी खर्च करने के लिए मजबूर होंगे, जिससे इकोनॉमी को तुरंत बूस्ट मिलेगा। या उसे सिर्फ खास चीजों जैसे खाने या दवाई पर खर्च करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। संभावनाएं बहुत हैं, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, हमारा आंसर है C, बोथ 1 and 2। मेमोरी हैक, CBDC के लिए इस फॉर्मूला को सोचिए। CBDC इक्वल्स सॉवरेन पावर प्लस स्मार्ट टेक्नोलॉजी। सॉवरेन पावर स्विफ्ट जैसे सिस्टम्स को बाईपास करने की अनुमति देती है और स्मार्ट टेक्नोलॉजी प्रोग्रामेबिलिटी जैसे इनोवेटिव फीचर्स देती है। मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, CBDC सिर्फ डिजिटल कैश नहीं है,
ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो जियोपॉलिटिकल एडवांटेजेस और एडवांस्ड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स दोनों ऑफर करते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट्स इन दो पावरफुल पहलुओं को हाईलाइट करते हैं। और अब हमारा आखिरी सवाल सबसे रीसेंट 2024 से हमारे अपने डिजिटल रुपए पर। क्वेश्चन: Consider the following statements in respect of the digital rupee. 1. It is a sovereign currency issued by the Reserve Bank of India, RBI, in alignment with its monetary policy. 2. It appears as a liability on the RBI's balance sheet. 3. It is insured against inflation by its very design. 4. It is freely convertible against commercial bank money and cash. Which of the statements given above are correct? A. 1 and 2 only. B. 1 and 3 only. C. 2 and 4 only. D. 1, 2 and 4 only. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज सीबीडीसी। चलिए इसे स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट डाइसेक्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1, इट इज अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। हाँ, ये डिजिटल रुपए जिसे ई रूपी भी कहते हैं की डेफिनेशन ही है। ये लीगल टेंडर का डिजिटल रूप है जिसे सीधे हमारा सेंट्रल बैंक इशू करता है। तो स्टेटमेंट 1 100% करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, इट अपीयर्स एज अ लायबिलिटी ऑन द आरबीआईज बैलेंस शीट। जरा एक फिजिकल करेंसी नोट के बारे में सोचिए, उस पर क्या लिखा होता है? मैं धारक को X रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यही वचन उसे आरबीआई के लिए एक लायबिलिटी बनाता है। डिजिटल रूपी भी अलग नहीं है, ये आरबीआई पर एक डायरेक्ट क्लेम है। तो बिल्कुल फिजिकल कैश की तरह ये भी आरबीआई के बैलेंस शीट पर एक लायबिलिटी है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। और अब आता है ट्रैप। स्टेटमेंट 3, इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। एक सेकंड सोचिए दोस्त, क्या आपके वॉलेट में रखा 100 रुपए का नोट इन्फ्लेशन से इंश्योर्ड है? नहीं है ना। एक साल बाद वही 100 रुपए का नोट आपको कम चीजें खरीद कर देगा। उसकी परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन के कारण कम हो जाती है। डिजिटल रुपी तो फिजिकल रुपए का ही एक डिजिटल रूप है। इसकी वैल्यू और इसकी रिस्क भी वही हैं। कोई भी करेंसी इनहेरेंटली इन्फ्लेशन प्रूफ नहीं होती। ये एक क्लासिक कॉन्सेप्चुअल ट्रैप है। तो स्टेटमेंट 3 बिल्कुल गलत है। और यही है हमारा मास्टर स्ट्रोक एलिमिनेशन के लिए। जैसे ही हमें पता चलता है कि स्टेटमेंट 3 गलत है, हम ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमें बस स्टेटमेंट 4 चेक करना है। स्टेटमेंट 4, इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। बिल्कुल, डिजिटल रुपी का पूरा पॉइंट ही यही है कि ये फिजिकल फिएट करेंसी के साथ 1 to 1 एट पार इंटरचेंजेबल हो। आप आसानी से अपने कैश को डिजिटल रुपी में और डिजिटल रुपी को वापस कैश या अपने कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स में कन्वर्ट कर पाने चाहिए। तो स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। तो हमारे पास स्टेटमेंट्स 1, 2 और 4 करेक्ट है। यह हमें सीधे हमारे जवाब तक ले जाता है, ऑप्शन डी। मेमोरी हैक, बस इस सिंपल लाइन को सोचिए। डिजिटल रुपी इज इक्वल टू फिजिकल रुपी इन डिजिटल क्लोथ्स। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल रुपी की हैं वो सॉवरेन है, आरबीआई की लायबिलिटी है, कन्वर्टेबल है और इन्फ्लेशन प्रूफ नहीं है, वही डिजिटल रुपी की भी हैं। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, डिजिटल रुपी अपने सभी कोर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारी फिजिकल फिएट करेंसी की तरह ही है। इन्फ्लेशन प्रूफ का आइडिया एक आम गलतफहमी है और इस सवाल में की ट्रैप था। क्या जबरदस्त सेशन था। हमने 8 महत्वपूर्ण सवालों का सफर तय किया, जिसमें मनी एंड मनी सप्लाई पर यूपीएससी के लगभग 1 दशक की सोच शामिल है। चलिए, जो भी हमने सीखा उसका एक सुपर क्विक हाई एनर्जी रिकैप करते हैं। हाँ, चलिए करते हैं। बिटकॉइन 2016 सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड और सूडोनिमस होने के बारे में है। सेंट्रल बैंक्स का कोई कंट्रोल नहीं। लीगल टेंडर 2018 इसकी पहचान है लीगल कंपल्शन। आप इसे उधार चुकाने के लिए मना नहीं कर सकते। मनी मल्टीप्लायर 2019 एंड 2021 की टेक अवे ये है कि ये लोगों की बैंकिंग हैबिट के साथ बढ़ता है। और स्ट्रेटेजिक टेक अवे PYQs रिपीट होते हैं। मनी सप्लाई M3 2020 कैश निकालना सिर्फ डिमांड डिपॉजिट से करेंसी विद द पब्लिक में रूप बदलना है। टोटल एग्रीगेट सप्लाई अनचेंज रहती है। ब्लैक मनी 2021 सरकार की मुख्य चिंता टैक्स रेवेन्यू का नुकसान है, जो बाकी सभी समस्याओं की जड़ है। CBDC एंड डिजिटल रूपी 2023 एंड 2024 ये भविष्य है। ये सॉवरेन और सेंट्रलाइज्ड है। स्विफ्ट जैसे सिस्टम्स को बाईपास कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये इन्फ्लेशन प्रूफ नहीं है। शानदार। हमने बेसिक डेफिनेशन से लेकर कॉम्प्लेक्स मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स तक का विकास देखा है। अब आपके लिए एक आखिरी विचार। अब एक सवाल आपके लिए। जैसे जैसे CBDCs और डिजिटल रुपी आम होते जाएंगे, हमारी फाइनेंशियल प्राइवेसी का क्या होगा? जब हर एक ट्रांजैक्शन सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा पोटेंशियली ट्रेसेबल होगा, तो क्या इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और करप्शन कम होगा, या ये एक सर्वेलेंस स्टेट का रास्ता तैयार करेगा? क्या ये एक ज्यादा एफिशिएंट इकोनॉमी की तरफ एक कदम है या एक ज्यादा कंट्रोल्ड इकोनॉमी की तरफ? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। इसके बारे में सोचिए। अगली बार तक सीखते रहिए और सवाल करते रहिए। तो दोस्तों, कभी सोचा है कि इंडियन इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? एक ऐसा रिमोट एक बटन दबाते ही लोन सस्ते हो जाते हैं और दूसरा बटन दबाते ही
इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने लगती है। बिल्कुल। ये कोई मैजिक नहीं, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ताकत, AKA मॉनेटरी पॉलिसी। आज हम इसी रिमोट कंट्रोल के सारे बटन्स को समझने वाले हैं। और कैसे? We are going to dissect 9 of the most brilliant questions on monetary policy जो UPSC CSE प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम, अगर आप नॉलेज के इस रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार हैं, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ताकि कोई भी सेशन मिस ना हो। और हाँ, कमेंट्स में एक फायर इमोजी ड्रॉप कर दो टू शो योर एनर्जी। लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन क्लियर है। हम इन 9 क्वेश्चंस के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी के कोर कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करेंगे। हमारा लर्निंग मैप क्या है आज का? देखो, हम शुरू करेंगे SLR से, फिर समझेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके बाद MCLR, द पावरफुल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, फिर रूपी डिप्रिसिएशन को आपस में डिस्कस करेंगे, अच्छा, फिर एक्सपेंशनरी पॉलिसी, द क्रूशियल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन, और एंड में रीसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स को भी डिकोड करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। परफेक्ट, लेट्स बिगिन। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पहला सवाल फ्रॉम UPSC प्रीलिम्स 2015. When the Reserve Bank of India reduces the statutory liquidity ratio by 50 basis points, which of the following is likely to happen? Options है A. India's GDP growth rate increases drastically. B. Foreign institutional investors may bring more capital into our country. C. Scheduled commercial banks may cut their lending rates. या D. It may drastically reduce the liquidity to the banking system. ठीक है। Broad micro theme है SLR, यानी Statutory Liquidity Ratio. कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन। सबसे पहले SLR होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में, ये वो मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स है जो हर कमर्शियल बैंक को अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना होता है, जैसे कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अच्छा, तो ये पैसा RBI के पास नहीं जाता? नहीं, यही की पॉइंट है। ये पैसा बैंक के अपने पास रहता है। इट्स अ ट्रेडिशनल टूल जिससे RBI इकोनॉमी में मनी सप्लाई, क्रेडिट ग्रोथ और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो एक बैंक के पास टोटल 100 करोड़ रुपीस है एज डिपॉजिट्स। ठीक है। अगर SLR 20% है तो बैंक को 20 करोड़ रुपीस अपने पास लिक्विड फॉर्म में लॉक करके रखने होंगे। वो इसे लोन नहीं दे सकता। करेक्ट। अब सोचो RBI ने SLR घटाकर 18% कर दिया। अब बैंक को सिर्फ 18 करोड़ लॉक करने हैं, तो बैंक के पास 2 करोड़ एक्स्ट्रा आ गए ना लोन देने के लिए। सिंपल। एग्जैक्टली यही पूरा गेम है। अब इस लॉजिक से ऑप्शंस को देखते हैं। डीप ऑप्शन एनालिसिस। क्वेश्चन स्टेम कीवर्ड है रिड्यूसेस द SLR। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? हाँ, तो ऑप्शन ए देखो, इंडियाज GDP ग्रोथ रेट इंक्रीजेस ड्रेस्टिकली। ये ड्रेस्टिकली वर्ड थोड़ा एक्सट्रीम है। हाँ, मतलब बूस्ट मिल सकता है, बट ड्रास्टिकली इंक्रीज होना इज एन ओवरस्टेटमेंट। इकोनॉमी के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल। सो दिस इज इनकरेक्ट। अब ऑप्शन बी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मे ब्रिंग मोर कैपिटल। FIIs का कैपिटल फ्लो ज्यादातर इंटरेस्ट रेट्स और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। SLR से डायरेक्ट और इमीडिएट कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है, तो ये भी आउट है। ओके, अब डी देखो, इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम। ये तो बिल्कुल उल्टा है। अभी हमने समझा कि SLR रिड्यूस करने से तो बैंक्स के पास लिक्विडिटी मतलब कैश फॉर लेंडिंग बढ़ जाती है, कम नहीं होती। राइट, सो ये गलत है। तो बचा क्या? ऑप्शन सी, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मे कट देयर लेंडिंग रेट्स। ये बिल्कुल सही लग रहा है। जब बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा मतलब लिक्विडिटी आ जाती है तो वो मोर लोन्स देना चाहते हैं। कंपटीशन बढ़ता है एंड इसलिए दे मे कट देयर लेंडिंग रेट्स टू अट्रैक्ट बोरोवर्स। यहाँ मे वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, गारंटी नहीं है पर लाइकली है। एग्जैक्टली। एलिमिनेशन लॉजिक यहाँ बहुत काम आता है। एक मस्त ट्रिक देखो, ऑप्शन सी और डी एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट है। ओह राइट, एक कह रहा है लेंडिंग रेट्स कट हो सकते हैं, मतलब मोर लिक्विडिटी, और दूसरा कह रहा है लिक्विडिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। जब दो ऑप्शंस इतने ऑपोजिट हों तो 90% चांस है कि आंसर उन दोनों में से एक है। तो हम ए और बी को सेफली एलिमिनेट कर सकते थे। वाओ, दैट्स अ ग्रेट ट्रिक। मेमोरी हैक क्या होगा इसका? इसको ऐसे याद रखो, SLR इक्वल्स टू स्टॉप लेंडिंग रेशियो। स्टॉप लेंडिंग रेशियो, कूल। अदर RBI इस स्टॉप साइन को छोटा करता है, मतलब SLR रिड्यूसेस, तो बैंक्स कैन स्टार्ट लेंडिंग मोर लेंडिंग पावर, मतलब चीपर लोन्स पॉसिबल। कूल ना? बहुत कूल। मिनी रिकैप, तो इन शॉर्ट SLR कट इक्वल्स मोर मनी विद बैंक्स इक्वल्स बैंक्स में कट लेंडिंग रेट्स। ऑप्शन सी इज द कंसेप्चुअल विनर। अब एक सवाल, थिंक फॉर अ सेकंड, अगर RBI को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना हो तो वो SLR के साथ क्या करेगी? इंक्रीज या डिक्रीज? सोचो। इंक्रीज करेगी ताकि बैंकों के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचे। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ये भी 2015 से है। क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग: 1 बैंक रेट, 2 ओपन मार्केट ऑपरेशंस, 3 पब्लिक डेट, 4 पब्लिक रेवेन्यू। Which of the above is our components of monetary policy? ब्रॉड माइक्रो थीम है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। ठीक है। यहाँ दो चीजें समझनी है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जैसा हमने कहा RBI मैनेज करती है टू कंट्रोल मनी सप्लाई, और इसके टूल्स हैं CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMOs, MSF एक्सेट्रा। दूसरी तरफ फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज करती है, जिसमें टैक्सेशन, पब्लिक रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पब्लिक डेट आते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल,
सोचो इकोनॉमी एक कार है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई एक्सेलरेटर और ब्रेक है, जिससे कार की स्पीड मतलब मनी सप्लाई कंट्रोल होती है। और फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ड्राइवर है, जो डिसाइड करता है कि कार को किस रोड पे ले जाना है, मतलब खर्चा कहाँ करना है, और फ्यूल मतलब टैक्सेस कहाँ से भरना है। दोनों अलग अलग काम है, बट कार को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। अब इस एनालॉजी से ऑप्शंस देखते हैं, डीप ऑप्शन एनालिसिस। स्टेटमेंट सर्जरी एक एक करके देखते हैं। स्टेटमेंट 1, बैंक रेट। ये वो रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन्स देती है। दिस इज अ क्लासिक मॉनेटरी पॉलिसी टूल। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। हाँ, ये तो एक्सेलरेटर और ब्रेक का पार्ट है। स्टेटमेंट 2, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओएमओस। इसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में बाय या सेल करती है टू मैनेज लिक्विडिटी। ये भी एक मेजर मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। ओके। स्टेटमेंट 3, पब्लिक डेट। ये तो गवर्नमेंट का लोन है। ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट हुआ, ड्राइवर का डिसीजन। राइट, तो स्टेटमेंट 3 गलत है। और स्टेटमेंट 4, पब्लिक रेवेन्यू। ये गवर्नमेंट की इनकम है, मेनली थ्रू टैक्सेस। ये भी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, तो ये भी गलत है। तो राइट वर्सेस रॉन्ग क्या हुआ? सिर्फ 1 और 2 ही मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट्स हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। पेरिफेरल नॉलेज के लिए ओएमओस को थोड़ा और समझाएंगे? हाँ जरूर। देखो, जब आरबीआई को मार्केट में पैसा डालना होता है, मतलब लिक्विडिटी इंक्रीज करनी होती है, तो वो बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करती है और उन्हें कैश दे देती है। और जब पैसा निकालना होता है, तब वो सिक्योरिटीज सेल करती है और मार्केट से कैश एब्जॉर्ब कर लेती है। सिंपल। इसका कोई मेमोरी हैक? ऐसे याद रखो, एम फॉर मॉनेटरी, एम फॉर मनी। जो भी टूल डायरेक्टली मनी सप्लाई से रिलेटेड है वो मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, और एफ फॉर फिस्कल, एफ फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट। जो भी टूल गवर्नमेंट के बजट, टैक्स और डेट से रिलेटेड है वो फिस्कल पॉलिसी है। ब्रिलियंट। मिनी रिकैप इन शॉर्ट, बैंक रेट और ओएमओस आरबीआई के हथियार है, मॉनेटरी पॉलिसी पब्लिक डेट और रेवेन्यू गवर्नमेंट का काम है। दैट्स द ट्रिक ना। बिल्कुल। ऑलराइट, टाइम ट्रैवल टू 2016, अ न्यू टर्म एंटर्ड द सीन। MCLR. What are the purposes of the marginal cost of funds based lending rate, MCLR, announced by RBI? Statements है. 1. These guidelines help improve the transparency in the methodology followed by banks for determining the interest rates on advances. 2. These guidelines help ensure availability of bank credit at interest rates which are fair to the borrowers as well as the banks. ब्रॉड माइक्रो थीमा MCLR। कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन। MCLR जो 1 अप्रैल 2016 को इंट्रोड्यूस हुआ था, बेसिकली एक नया फॉर्मूला है बैंक्स के लिए अपना मिनिमम लेंडिंग रेट डिसाइड करने का। इससे पहले बेस रेट सिस्टम था, है ना? हाँ, MCLR का मेन गोल था कि जब भी आरबीआई अपना रेपो रेट चेंज करे, उसका बेनिफिट जल्दी से जल्दी कस्टमर्स तक पहुंचे। ये बैंक्स के इंटरनल कॉस्ट ऑफ फंड्स पर बेस्ड है। रियल लाइफ एग्जांपल सोचो, पहले बेस रेट सिस्टम एक फिक्स्ड मेन्यू जैसा था। रेस्टोरेंट मतलब बैंक ने एक बार प्राइस सेट कर दिया तो कर दिया। सब्जी मतलब आरबीआई रेट्स, सस्ती भी हो जाए तो भी मेन्यू प्राइस चेंज नहीं होता था। MCLR एक डायनामिक मेन्यू जैसा है। जैसे ही सब्जी का प्राइस मतलब कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर नीचे होता है, मेन्यू का प्राइस मतलब लोन इंटरेस्ट रेट भी क्विकली एडजस्ट हो जाता है। मोर ट्रांसपेरेंट एंड फेयर फॉर एवरीवन। परफेक्ट एग्जांपल। अब इसी से ऑप्शंस देखते हैं। डीप ऑप्शन एनालिसिस। स्टेटमेंट सर्जरी। स्टेटमेंट 1, इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल, MCLR का कैलकुलेशन 4 कंपोनेंट्स पर बेस्ड है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑन CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट्स और टेनो प्रीमियम। ये फॉर्मूला पब्लिक है, सो इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी। बैंक्स मनमानी नहीं कर सकते, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। और स्टेटमेंट 2, फेयर टू द बोरोवर्स एज वेल एज द बैंक्स। ये भी सही है, क्योंकि रेट डायरेक्टली बैंक के एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फंड से लिंक्ड है, तो ये बैंक्स के लिए भी फेयर है। और क्योंकि आरबीआई के रेट कार्ड्स का ट्रांसमिशन फास्ट होता है, ये बोरोवर्स के लिए भी फेयर है। सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तो राइट वर्सेस रॉन्ग दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इसलिए द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। हाँ, पेरिफेरल नॉलेज के लिए MCLR और बेस रेट में मेन डिफरेंस क्या है? बेस रेट एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स पर बेस्ड था, जबकि MCLR मार्जिनल या इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड्स पर बेस्ड है। मतलब MCLR रेपो रेट चेंजेस पर ज्यादा सेंसिटिव है। एग्जैक्टली, सिंपल सा लॉजिक है ना। मेमोरी हैक। MCLR को याद रखो, माई क्लियर लेंडिंग रेट। माई क्लियर लेंडिंग रेट। क्लियर फॉर ट्रांसपेरेंसी और माई फॉर बैंक्स ओन इंटरनल कॉस्ट। इससे याद रहेगा कि ये ट्रांसपेरेंट और बैंक स्पेसिफिक है। नाइस। मिनी रिकैप। सो द कोर आइडिया इज MCLR is equal to transparency plus fairness. Simple as that. Both statements are positive and logical, making C a strong choice. Correct. Next question. नेक्स्ट अप 2017 का सवाल ऑन द बॉस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। The MPC. Which of the following statements are correct regarding the Monetary Policy Committee, MPC? Statements हैं 1. It decides the RBI's benchmark interest rates. 2. It is a 12-member body, including the governor of RBI, and is reconstituted every year. 3. It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. Broad micro theme, Monetary Policy Committee, MPC. Concept breakdown. MPC जो 2016 में फाइनेंस एक्ट के थ्रू बनाई गई एक पावरफुल कमेटी है, जिसका काम इंडिया में बेंचमार्क पॉलिसी रेट मतलब रीपो रेट फिक्स करना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन को टारगेट लेवल के अंदर रखना है, राइट? एग्जैक्टली।
ये एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है फॉर मेकिंग मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस। माइक्रो स्टोरी। इमेजिन पहले रेपो रेट डिसाइड करना लार्जली आरबीआई गवर्नर का डिसीजन होता था। अब एमपीसी के थ्रू ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस बन गया है। हाँ, एक टीम है जो डिबेट करती है, वोट करती है और फिर कलेक्टिव डिसीजन लेती है। लाइक द एवेंजर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी टेकिंग अ कॉल ऑन इंटरेस्ट रेट्स। यस। चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। स्टेटमेंट सर्जरी। Statement 1. It decides the RBI's benchmark interest rates. यस, दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एमपीसी। वही रेपो रेट डिसाइड करते हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। Statement 2. It is a 12-member body. यहाँ ट्रैप है। मुझे लगता है 12 members नहीं है। You are right. MPC is not a 12-member body. It is a 6-member body. 3 members RBI से होते हैं, including the governor, और 3 members central government appoint करती है. So statement 2 is incorrect. और Statement 3. It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? अभी हमने डिस्कस किया मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का डोमेन है। इसलिए एमपीसी का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन आरबीआई गवर्नर होता है, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर। Perfect. So statement 3 is also incorrect. Elimination logic यहाँ बहुत powerful है. अगर आपको बेसिक लॉजिक पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज इक्वल टू आरबीआई, तो आप स्टेटमेंट 3 को इमीडिएटली एलिमिनेट कर सकते हो। हाँ, जैसे ही 3 को एलिमिनेट किया ऑप्शन सी और डी आउट हो गए। अब आपको सिर्फ 1 और 2 में डिसाइड करना है। अगर आपको एमपीसी का कॉम्पोजिशन याद है, मतलब 6 मेंबर्स, तो 2 भी आउट, बचा क्या? ऑप्शन ए, दैट्स हाउ यू सॉल्व इट। मेमोरी हैक, एमपीसी को याद रखो। मेंबर्स, पॉलिसी, कंट्रोल। कितने मेंबर्स? 6 मेंबर्स। और एस से याद रखो 6 से शक्तिकांता दास, करंट गवर्नर। ही इज द चेयरमैन, नॉट द एफएम। Good one. In a nutshell, MPC decides rates. करेक्ट। 12 members. Wrong, it's 6. Chaired by finance minister. रॉन्ग, इट्स आरबीआई गवर्नर। सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। चलो, अब 2019 में चलते हैं। रुपी की वैल्यू गिर रही है, सरकार आरबीआई क्या करेगी? A classic problem. Which one of the following is not the most likely measure the government RBI takes to stop the slide of Indian rupee? Options. A. Curbing imports of non-essential goods and promoting exports. B. Encouraging Indian borrowers to issue rupee-denominated masala bonds. C. Easing conditions relating to external commercial borrowing. D. Following an expansionary monetary policy. ब्रॉड माइक्रो थीम, करेंसी डिप्रिसिएशन, मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन। जब इंडियन रूपी स्लाइड करता है या डिप्रिशिएट होता है, इसका मतलब है कि $1 खरीदने के लिए आपको ज्यादा रुपीस देने पड़ रहे हैं। जैसे $1 इक्वल टू 75 से $1 इक्वल टू 80 हो गया। तो इसको रोकने के लिए हमें इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ानी होगी। और यूएस डॉलर की सप्लाई बढ़ानी होगी। सिंपल डिमांड सप्लाई का खेल है। इमेजिन रूपी एक लिमिटेड एडिशन स्नीकर है। अगर उसकी डिमांड बढ़ जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ, तो रुपी की डिमांड कैसे बढ़ेगी? जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब डॉलर्स लाएंगे, या जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, मतलब डॉलर्स कमाएंगे, या इंपोर्ट कम करेंगे, मतलब डॉलर्स बचाएंगे। एक्सीलेंट। अब ऑप्शंस देखते हैं। डीप ऑप्शन एनालिसिस, क्वेश्चन स्टेम चेक। कीवर्ड है नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर। हमको वो ऑप्शन ढूंढना है जो आरबीआई गवर्नमेंट नहीं करेगी। ऑप्शन ए, कर्बिंग इंपोर्ट्स, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। अगर हम नॉन एसेंशियल चीजों का इंपोर्ट कम कर देंगे तो हमारे डॉलर्स कम खर्च होंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो डॉलर्स आएंगे, दोनों ही रूपी को सपोर्ट करेंगे, तो ये मेजर लिया जाएगा। राइट। ऑप्शन बी, इनकरेजिंग मसाला बॉन्ड्स। मसाला बॉन्ड्स रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। इससे फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है, ये भी रूपी को स्ट्रेंथन करेगा, तो ये भी किया जाएगा। ऑप्शन सी, ईजिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अगर इंडियन कंपनीज के लिए विदेश से लोन लेना आसान हो जाएगा तो वो डॉलर्स इंडिया में लाएंगे, अगेन डॉलर इनफ्लो होगा, ये भी रूपी को सपोर्ट करेगा, तो ये भी किया जाएगा। तो बचा ऑप्शन डी, फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ है कैच। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब है इंटरेस्ट रेट्स को कम करना टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। राइट। अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पैसा क्यों रखेंगे? वो अपना पैसा निकाल लेंगे, मतलब आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। और इससे रूपी और भी वीक होगा, स्लाइड करेगा, तो ये मेजर बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। तो राइट वर्सेस रॉन्ग, ऑप्शंस ए, बी और सी सब डॉलर इनफ्लो ला रहे हैं या डॉलर आउटफ्लो रोक रहे हैं, व्हिच स्ट्रेंथन्स द रूपी। ऑप्शन डी उल्टा काम कर रहा है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। इसका मेमोरी हैक, रिमेंबर दिस मंत्रा, टू स्टॉप द स्लाइड ब्रिंग द डॉलर इनसाइड। अब हर ऑप्शन को इस मंत्रा से टेस्ट करो। ए, बी, सी ऑल ब्रिंग डॉलर्स इनसाइड, डी पुशेस डॉलर्स आउटसाइड। समझे? बहुत अच्छे। In short, to save the rupee, you need more dollars. Expansionary policy does the opposite by making it less attractive for foreigners to invest. So that's the one you would not do. अब 2020 का एक और जबरदस्त क्वेश्चन, फिर से एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पर। If the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not do? Statements. 1. Cut and optimize the statutory liquidity ratio. 2. Increase the marginal standing facility rate. 3. Cut the bank rate and repo rate. Broad micro theme. Expansionist monetary policy tools. Concept breakdown. एक्सपेंशनिस्ट या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का एक ही गोल है, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई।
मतलब आरबीआई ऐसा कुछ भी करेगी जिससे बैंक्स के पास ज्यादा पैसा हो लोन देने के लिए और लोगों के लिए लोन लेना सस्ता हो। बिल्कुल। रियल लाइफ एग्जाम्पल। इमेजिन इकोनॉमी एक गार्डन है जो सूख रहा है। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पानी देने जैसा है। आरबीआई पानी का पाइप मतलब मनी सप्लाई खोल देती है ताकि गार्डन मतलब इकोनॉमी में हरियाली आ जाए। पानी कैसे खोलेंगे? रेट्स कम करके, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स घटा के। एग्जैक्टली। अब डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन स्टेम चेक। फिर से नॉट वर्ड पर ध्यान दो। आरबीआई क्या नहीं करेगी? स्टेटमेंट 1, कट एंड ऑप्टिमाइज द एसएलआर। अगर आरबीआई एसएलआर कट करेगी तो बैंक्स के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा होगा, ये मनी सप्लाई बढ़ाएगा। दिस इज एन एक्सपेंशनिस्ट मूव, तो ये तो आरबीआई करेगी। करेक्ट। स्टेटमेंट 2, इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। एमएसएफ वो रेट है जिस पर बैंक्स आरबीआई से इमरजेंसी ओवरनाइट लोन्स ले सकते हैं। अगर आरबीआई इस रेट को इंक्रीज कर देगी तो बैंक्स के लिए इमरजेंसी बोरोइंग महंगी हो जाएगी। ये तो मनी सप्लाई को टाइट करना हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी मूव। हाँ, तो ये काम आरबीआई एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में नहीं करेगी। और स्टेटमेंट 3, कट द बैंक रेट एंड रिपो रेट। बैंक रेट और रिपो रेट वो रेट्स हैं जिन पर आरबीआई बैंक्स को पैसा देती है। अगर ये रेट्स कट होंगे तो बैंक्स के लिए आरबीआई से पैसा लेना सस्ता हो जाएगा। फिर वो आगे कस्टमर्स को भी सस्ते लोन्स दे पाएंगे। दिस इज अ क्लासिक एक्सपेंशनिस्ट मूव। तो ये भी आरबीआई करेगी। तो राइट वर्सेस रॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है, वुड इट नॉट डू। सिर्फ स्टेटमेंट 2 ऐसी चीज है जो आरबीआई नहीं करेगी, बाकी 1 और 3 तो करेगी। सो द करेक्ट आंसर इज B2 ओनली। इसका मेमोरी हैक। Expansionist policy equals to everything down. Rates down, SLR down. Contractionary policy equals to everything up. यहाँ statement 2 में increase word है, so that's the odd one out for an expansionist policy. सिंपल एंड इफेक्टिव। To expand the economy, RBI cuts rates and reserve ratios. Increasing a rate is the opposite. So statement 2 is what RBI would not do. Simple. अच्छा, रिकॉल करो, एमएसएफ का फुल फॉर्म क्या था? Marginal standing facility. Good. Now, a very practical question from 2022. Real world economics. With reference to the Indian economy, consider the following statements. 1. If the inflation is too high, Reserve Bank of India (RBI) is likely to buy government securities. 2. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which statements are correct? Broad micro theme, RBI's intervention tools. Concept breakdown. ये क्वेश्चन आरबीआई के 3 मेजर रोल्स को टेस्ट कर रहा है: कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, मैनेजिंग करेंसी एंड रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस। तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। Deep option analysis. Statement 1. Inflation is too high, RBI will buy securities. सोचो, इन्फ्लेशन ज्यादा है मतलब मार्केट में ऑलरेडी बहुत पैसा है। राइट। अगर आरबीआई सिक्योरिटीज बाय करेगी तो वो मार्केट में और पैसा इंजेक्ट कर देगी, जिससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। टू कंट्रोल हाई इन्फ्लेशन, आरबीआई सिक्योरिटीज सेल करती है टू सक मनी आउट ऑफ द सिस्टम। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। एंड एलिमिनेशन लॉजिक। जैसे ही आपने स्टेटमेंट 1 को इनकरेक्ट पकड़ा, ऑप्शंस A, C और D ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। आंसर मिल गया। इट्स B. दिस इज द पावर ऑफ एलिमिनेशन। हाँ, बट चलो बाकी स्टेटमेंट्स को भी चेक करते हैं। स्टेटमेंट 2. रूपी डिप्रिशिएटिंग, आरबीआई विल सेल डॉलर्स। रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है मतलब डॉलर की डिमांड ज्यादा है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से मार्केट में डॉलर्स सेल करेगी। इससे डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी और रुपी स्टेबल होगा। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। और स्टेटमेंट 3, यूएस इंटरेस्ट रेट्स फॉल, आरबीआई विल बाय डॉलर्स। ये थोड़ा ट्रिकी है। अगर यूएसयू में इंटरेस्ट रेट्स गिर जाते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को वहां कम रिटर्न मिलेगा। तो वो अपना पैसा इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे जहां रिटर्न ज्यादा है। इससे इंडिया में डॉलर इनफ्लो बढ़ेगा और रुपी अप्रिशिएट मतलब स्ट्रांग होने लगेगा। और रुपी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने से रोकने के लिए, जो एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा नहीं होता, आरबीआई मार्केट से एक्स्ट्रा डॉलर्स बाय कर लेगी और सिस्टम में रुपीस डाल देगी। सो स्टेटमेंट 3 इज आल्सो करेक्ट। तो राइट वर्सेस रॉन्ग, स्टेटमेंट्स 2 and 3 are correct and 1 is incorrect. So the final answer is B, 2 and 3 only. मेमोरी हैक, इसको ऐसे चार्ट बनाकर याद रखो। हाई इन्फ्लेशन, सेल जीसेग। रूपी फॉलिंग, सेल डॉलर्स। रूपी राइजिंग, बाय डॉलर्स। इस चार्ट को विजुअलाइज कर लो, काफी काम आएगा। वेरी यूजफुल। High inflation means less money needed, so RBI sells securities. Okay. Rupee falling means more dollars needed, so RBI sells dollars. G. These two concepts are key takeaways here. Next up, a very cool sounding term from 2023, sterilization. Dr. Wala nahi, economist wala. Question: which one of the following activities of the Reserve Bank of India is considered to be part of sterilization? Options हैं: A, conducting open market operations, B, oversight of settlement and payment systems, and so on. Broad micro theme, sterilization, open market operations. Concept breakdown. Sterilization एक प्रोसेस है जिसे सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई फॉरेन कैपिटल इनफ्लो के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करती है। Let's break it down. जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में बहुत सारा पैसा मतलब डॉलर्स लाते हैं तो आरबीआई को वो डॉलर्स खरीदने पड़ते हैं और उसके बदले रुपीस मार्केट में इशू करने पड़ते हैं।
इससे मार्केट में रुपी की सप्लाई अचानक से बढ़ जाती है, जी जिससे इन्फ्लेशन का खतरा होता है। एग्जैक्टली इमेजिन आपके घर में अचानक बहुत सारे मेहमान आ गए, सब मिठाई के डब्बे लेकर। अब घर में बहुत मीठा हो गया। स्टेरिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें आपकी मम्मी उन एक्स्ट्रा मिठाई के डिब्बों को स्टोर रूम में लॉक कर देती है टू एब्जॉर्ब द एक्सेस, दैट्स अ ग्रेट वे टू पुट इट। तो यहाँ मिठाई के डब्बे लॉक करना है सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ताकि घर में शुगर लेवल मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। हाँ, तो इस एक्सेस मनी सप्लाई को स्टेरिलाइज या न्यूट्रलाइज करने के लिए आरबीआई साइमल्टेनियसली ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओएमओस कंडक्ट करती है। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करती है। लोग और बैंक्स इन सिक्योरिटीज को खरीदते हैं और बदले में आरबीआई को रुपीस दे देते हैं। इस तरह जो एक्स्ट्रा रुपीस मार्केट में आए थे वो आरबीआई वापस एब्जॉर्ब कर लेती है। करेक्ट। सो डीप ऑप्शन एनालिसिस, ऑप्शन ए कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यही स्टेरिलाइजेशन का क्लासिकल टूल है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और बाकी ऑप्शंस बी, सी, डी, ये सब आरबीआई के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, बट दे आर नॉट स्टेरिलाइजेशन। ओवरसाइट ऑफ पेमेंट सिस्टम्स, डेट मैनेजमेंट फॉर गवर्नमेंट एंड रेगुलेटिंग एनबीएफसीज, ये सेपरेट रेगुलेटरी एंड मैनेजरियल फंक्शंस हैं। S for sterilization, S for soaking up. RBI soaks up the extra cash. कैसे? S for selling securities. Simple. परफेक्ट। In short, sterilization is RBI's cleaning act to mop up extra money caused by foreign inflows, and its main tool for this is open market operations, OMOs. And now the final question, एकदम recent, from 2023, based on post-pandemic trends. Interest rate hikes. Statement 2, central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means. Broad micro theme, central banks' response to inflation. ये क्वेश्चन असर्शन रीजन फॉर्मेट में है। हमको दोनों स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी चेक करनी है और फिर देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट आई को एक्सप्लेन करता है या नहीं। Deep option analysis. Statement I analysis. In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide had carried out interest rate hikes. ये बिल्कुल सच है। US Federal Reserve, RBI, European Central Bank. हाँ, सबने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं। दिस हैज बीन ऑल ओवर द न्यूज। सो स्टेटमेंट आई इज करेक्ट। Statement 2, analysis. Central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices inflation via monetary policy means. ये भी बिल्कुल सच है। यही तो सेंट्रल बैंक्स का कोर मैंडेट है। उनका बिलीफ है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर वो इकोनॉमी को कूल डाउन कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। अब आखिरी टेस्ट, कनेक्टिंग द डॉट्स। क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का रीजन है? लेट्स आस्क व्हाई। Why did central banks hike interest rates as per statement 1? Because they assume they can control rising prices with monetary policy as per statement 2. The connection is perfect. The assumption mentioned in statement 2 is the very reason for the action mentioned in statement 1. इसलिए दोनों statements correct हैं और statement 2 is the correct explanation for statement 1. The answer is A. इसका memory hack. इसको belief action framework से याद रखो। सेंट्रल बैंक्स का बिलीफ स्टेटमेंट 2 है कि वो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। इस बिलीफ के कारण उन्होंने एक्शन स्टेटमेंट 1 लिया, मतलब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। बिलीफ लीड्स टू एक्शन। Brilliant. पोस्ट पेंडेमिक इन्फ्लेशन बढ़ा, सेंट्रल बैंक्स ने एक्शन लिया, रेट्स बढ़ाए, क्योंकि उनका काम ही यही है, बिलीफ इन देयर टूल्स। सो स्टेटमेंट 1 इज द एक्शन एंड स्टेटमेंट 2 इज द रीजन बिहाइंड इट। Wow, what a power-packed session. हमने 9 questions में monetary policy का पूरा universe explore कर लिया. From the basics of SLR to the complexities of sterilization, मजा आ गया। बिल्कुल। Let's do a quick final recap of the core ideas. Content imbibing key takeaways. Go on. First, monetary policy is RBI's domain. इसका मेन गोल है इन्फ्लेशन कंट्रोल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का काम है। Second, 2 stances. Expansionary to boost growth by cutting rates SLR and contractionary to control inflation by hiking rates SLR. Third, key tools. Remember the arsenal. SLR, CRR, repo rate, bank rate, MSF, and the very important open market operations, OMOs. Okay. Fourth, RBI's intervention. RBI currency market में intervene करती है। रुपी गिर रहा है तो sell dollars, रुपी चढ़ रहा है तो buy dollars. और आखिर में And finally, sterilization. It's simply using OMOs to neutralize the inflationary effect of huge foreign capital inflows. एकदम सही। आज हमने सीखा कि RBI सिर्फ एक बैंक नहीं है, बल्कि इंडियन इकोनॉमी का गार्डियन है। And that brings me to a final provocative thought. We've seen how central banks use interest rates as their primary weapon against inflation. लेकिन अब एक सवाल. In today's world of global supply chain shocks, geopolitical wars, and climate change-induced price rises, क्या सिर्फ interest rates को ऊपर नीचे करना inflation से लड़ने के लिए काफी है? Is a single tool enough to fight a multi-headed dragon? A very important question. इसके बारे में जरूर सोचना। अगर आपको ये इन-डेप्थ एनालिसिस पसंद आया, तो इस चैनल को अपना सपोर्ट दिखाएं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
We will be back with another deep analysis very soon. तब तक keep learning, keep questioning. तो सोचो, you